तब से अपन ने ये पाया उसमें कि ये कोरोना वायरस बॉडी के किन पोर्शंस को हिट करता है। तो जब अपन इसकी डिटेल में जाते हैं तो ये एक्यूट रीनल इंजरी करता है, किडनीज पे इफेक्ट करता है, एक्यूट लिवर इंजरी करता है, एक्यूट मायोकार्डाइटिस कार्डियोलॉजी में उंगली करता है, एक्यूट लंग इंजरी करता है, एक्यूट आरबीसी का ब्रेकडाउन करता है, हीमोग्लोबिन को छेड़ता है। और इस वायरस के साथ कुछ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे हाइपर पायरेक्सिया रहता है इन पेशेंट्स को 103, 104, जो रिस्पॉन्ड नहीं करता है 8-8, 9-9 दिन तक। इसके साथ में इनको एसिडोसिस होता है। तो जब अपन एक बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे पहुंचते हैं कि एक्यूट ये कोरोना वायरस कहाँ कहाँ इंजरी करता है, तो अपन इसको डिवाइड करते हैं कि एक्यूट कार्डियक इंजरी, एक्यूट लिवर इंजरी, एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट रीनल इंजरी, एक्यूट आरबीसी हेमोलिसिस, एक्यूट हाइपरपायरेक्सिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और बाकी मेटाबॉलिक रीजंस। तो जब बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस पे ये इंजोर करता है तो हमने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अंदर हमने एक प्लान बनाया कि क्यों नहीं इन डिफरेंट बॉडी के पोर्शंस को जहाँ जहाँ वो टच करता है, हिट करता है, नुकसान करता है, उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट डिवाइड करके प्लान किया जाए, जब तक कि वैक्सीनेशन डेवलप नहीं होता, जब तक कि इसके एंटीडोट डेवलप नहीं होते, जब तक कि इसकी कोई ट्रीटमेंट एंटीवायरल नहीं आता, तो कैसे इनको मैनेज किया जाए। तो इसको मैनेज करने के लिए हमने ये प्लान बनाया कि एक्यूट कार्डियक इंजरी हम हर पेशेंट का ईसीजी, एक कार्डियक इको और ट्रोपोनिन टी करके देखें। ट्रोपोनिन भी करेंगे वो? तो हमने जब ईसीजी किया तो उसके अंदर हम ये देखना चाहते थे कि एसटीटी चेंजेस हैं या रिदम डिस्टर्बेंस है कि नहीं है। हमने जब कार्डियक इको किया तो हम ये देखना चाहते थे कि इसमें कहीं इजेक्शन फ्रैक्शन पेशेंट का कम तो नहीं हो रहा है, कहीं स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द वेंट्रिकल्स तो नहीं हो रहा है। और ट्रोपोनिन इसका एक साइलेंट मार्कर है जब भी कार्डियक इंजरी होती है। तो अगर ये डिस्टरबेंस होता है तो हम उन पेशेंट्स को कॉर्डेरॉन के ऊपर रखना चाहते हैं ताकि रिदम डिस्टरबेंस की वजह से पेशेंट सडनली कोलैप्स ना हो जाए। और एसटीटी चेंजेस के लिए हम जो उचित कार्डियक मेडिसिन्स हैं उनको देखते हुए कार्डियक सपोर्टिंग मेडिसिन्स चालू कर देते हैं। जो एक्यूट लिवर इंजरी होती है उसके अंदर हमने सीरम बिलीरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, पीटीआई, एचसीवी और एचबीएस-एजी किया। हमने ये पाते हैं कि उसके अंदर ओटीपीटी जब भी बढ़ा हुआ होता है तो विच इज़ एन इंडिकेशन ऑफ एक्यूट लिवर इंजरी, और इसमें पार्शियली पीटीआई डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको ओटीपीटी इंजोर मिलता है हमको डिस्टर्ब और पीटीआई डिस्टर्ब मिलता है, उनको हम विटामिन के से सपोर्ट करते हैं। और प्लस हम इस पेशेंट के अंदर ये ख्याल करते हैं कि कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग न जाए, इवन पैरासिटामोल का डोज इतना न जाए कि वो पैरासिटामोल पॉइजनिंग हो जाए। ऐसे पेशेंट्स को हम कुछ लिवर सपोर्टिव ऐड कर देते हैं। जब एक्यूट रीनल इंजरी की बात आती है तो हम उनका यूरिया, क्रिएटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। अगर रीनल फंक्शंस डिस्टर्ब्ड रहते हैं, जिसमें एक्यूट रीनल इंजरी में इसका जनरली कॉज होता है, एक्यूट रीनल इंजरी में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस या एटीएन होता है, या तो ऐसे पेशेंट्स को हम एक अच्छा फ्लूइड मैनेजमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को देखते हुए कि अगर हाइपरनेट्रीमिया है तो डेक्सट्रोज 5% देते हैं, और हाइपोनेट्रीमिया है तो हम उनको सलाइन देते हैं।
या फिर ओरल सप्लीमेंट से ऐड कर देते हैं और हाइपरनेट्रेमिक पेशेंट को सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। जिन पेशेंट्स का हमको एक्यूट लंग इंजरी का सस्पिशन होता है, उनका सभी पेशेंट्स का हम एक्सरे चेस्ट, एक HRCT चेस्ट और ABG करते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस। हम HRCT चेस्ट, एक्सरे चेस्ट एक बहुत पुअर मार्कर होता है किसी भी वायरेमिया को अर्ली पिकअप करने के लिए, नहीं आता लेकिन CT स्कैन एक बहुत फाइन मोडालिटी है बहुत जिसको WHO ने डिफाइन किया है कि CT स्कैन करने से अपने को 3 टाइप के पेशेंट्स में चेंजेस मिलते हैं, जिनको अपन ग्रेडिंग कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड फॉर्म के अंदर सिंपल वायरेमिक इन्फिल्ट्रेट्स दिखते हैं, स्मॉल मेडिस्टिनल कुछ लिम्फ नोड्स, प्रीट्रैकियल, पैराट्रैकियल और ये सब दिखते हैं। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी पेरिफेरीज में दिखती है। मॉडरेट के केसेस के अंदर थोड़ा लोबार इन्वॉल्वमेंट दिखता है और न्यूमोनाइटिस के पैचेस दिखते हैं मल्टीपल, वो भी सब ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज पेरिफेरी से लेके सेंट्रल तक आ जाती है। और सीवियर केसेस के अंदर दोनों लोब का इन्वॉल्वमेंट होता है और फ्रैंक निमोनिक कंसोलिडेशन पाया जाता है। इनके आर्टेरियल ब्लड गैस देखते हैं तो इनके आर्टेरियल ब्लड गैसेस के अंदर PaO2 काफ़ी कम नज़र आता है। इवन इन माइल्ड इंजुरी इनके PaO2 कम नज़र आते हैं। इसके बाद में एक्यूट RBC सेल जो इंजुरी होती है, जहां ये हीमोग्लोबिन पे कोरोना वायरस इफेक्ट करता है, उसको डायग्नोस करने के लिए हम सबसे पहले कंप्लीट ब्लड पिक्चर करते हैं, जिसमें 3 वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है: टोटल ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट, टोटल प्लेटलेट और हेमाटोक्रिट। टोटल काउंट से हम ये डिसाइड करते हैं कि जब 4000 से 10,000 सेल काउंट नॉर्मल है और किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस नहीं मिलना चाहिए, अगर है तो सेकेंडरीली कॉम्प्लिकेट हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट जिसमें 10,000 से ऊपर सेल काउंट होता है, हम एक अच्छी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको 10,000 to 12,000 तक हम लोग ओरली शुरू कर देते हैं। ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी का वेट नहीं करते हैं। अगर 12,000 के ऊपर होता है तो हम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इन द फॉर्म ऑफ मेरोपेनम और सुपर सेफ ऐड कर देते हैं और फिर ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी के हिसाब से फाइनली डिसाइड करते हैं। इस तरीके से हम अर्ली इन्फेक्शंस को कैच करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि सेकेंडरीली जब लंग, लिवर ये इंजर्ड है तो उसके ऊपर इन्फेक्शन फैलने का चांस बहुत जल्दी होता है, तो अर्ली इंटरवेंशन ऑफ एन एंटीबायोटिक विल हेल्प इन गोइंग फॉर सेकेंडरी सेप्टिसीमिया ऑफ द पेशेंट और मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के लिए चांस कम कर देते हैं। प्लेटलेट अगर ग्रॉसली डेफिशिएंट होते हैं तो हम इनको IV प्लेटलेट कंसनट्रेट्स देते हैं। हमने वैल्यू इसकी IV प्लेटलेट की, टोटल प्लेटलेट की 40,000 डिसाइड की है। इसका रीज़न ये है कि टोटल काउंट प्लेटलेट का भले ही 40,000 हो, लेकिन चूंकि ये ब्लड सेल काउंट पे और हीमोग्लोबिन पे अफेक्ट करता है, तो आवर इम्प्रेशन इज दिस कि प्लेटलेट डिसफंक्शन बहुत होगा इसके अंदर। द यूजेबिलिटी ऑफ प्लेटलेट भले ही 40,000 सेल काउंट ले रहे हैं तो वो 5-10 हज़ार ही आएगा उसके अंदर। इसलिए ये सोचते हुए IV प्लेटलेट कंसनट्रेट हम पहले ही विचार कर लेते हैं। और हेमाटोक्रिट हम इसलिए डिसाइड करते हैं क्योंकि ये सारे पेशेंट्स फीवर से प्रेजेंट होते हैं। हाई ग्रेड फीवर होता है, कंटिन्यूस होता है, 24 आवर्स, 5-5, 7-7 दिन होता है। ये पेशेंट्स हेमाटोक्रिट के अंदर इंक्रीज्ड हेमाटोक्रिट मिलता है, तो वी आर वेरी श्योर कि we need to replace them with strong amounts of fluid so that these patients are not dehydrated and their hematocrit comes down. एक adequate amount of 4 to 5 liters of fluid orally या IV fluid से देने से एक इनिशियल कुछ कॉम्प्लिकेशन होने से पेशेंट को हम सेव करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ में हम एक सीरम फेरेटिन वैल्यू कराते हैं। सीरम फेरेटिन इन पेशेंट्स के अंदर चूंकि हीमोग्लोबिन डिसइंटीग्रेट किया करता है ये वायरस, तो इंक्रीज फेरेटिन वैल्यूज मिलती है। नॉर्मल वैल्यू इसकी 225 तक होती है,
अगर 500 तक आता है तो हम लोग उसको माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में लेते हैं, और अबव 500 आता है तो हम इस पेशेंट को सीवियर कैटेगरी में लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर बायोकेमिकल पैरामीटर्स और सीटी स्कैन फाइंडिंग्स। इसके साथ में हम एलडीएच लेते हैं, जो किसी भी क्रिटिकल केयर इलनेस के मेजर पैरामीटर्स होते हैं। एलडीएच एक ऐसा एंजाइम है जो कोरोना वायरस से बढ़ जाता है इन्फेक्शन से। एलडीएच 5 कंडीशंस के अंदर बढ़ता है: ब्रेन पे अटैक होने से, हार्ट पे अटैक होने से, लिवर पे अटैक होने से, आरबीसी पे अटैक होने से और स्केलेटल मसल पे अटैक होने से। ये एलडीएच 1, 2, 3, 4, 5 होता है, लेकिन हमारी पैथोलॉजी लैब में चूंकि इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम एलडीएच 1, 2, 3, 4, 5 करें, हम ग्रॉस एलडीएच करते हैं, और ग्रॉस एलडीएच करने के साथ में हम बाकी सब पैरामीटर्स कर रहे हैं, तो हम उस एलडीएच इंक्रीज वैल्यू से ये समझ जाते हैं कि ये एलडीएच वैल्यू एक्यूट लिवर इंजरी के कारण बढ़ा है, एक्यूट आरबीसी इंजरी के कारण बढ़ा है, या एक्यूट कार्डियक इंजरी के कारण बढ़ा है। लेकिन ये पक्का है कि एनी कोरोना वायरस इंक्रीजेज द एलडीएच वैल्यूज। इसको हम सीवियरिटी ऑफ द डिजीज के लिए कैलकुलेट करते हैं। ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन हमने ये पाया कि 200 पेशेंट के अंदर 146 पेशेंट का डिस्टर्ब्ड आया और बढ़ा हुआ आया। आफ्टर ऑल 200 पेशेंट्स का जिनका ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ आया, दे आर नॉट डायबिटिक्स। इसमें से 2 और 3 आर डायबिटिक्स। तो क्यों ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ मिलना चाहिए 146 पेशेंट में? इसका मतलब कोरोना वायरस कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन और उसके ग्लाइकेशन को इफेक्ट करता है। तो इसको भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि अगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 7 तक है तो माइल्ड कैटेगरी, और अगर 10 तक है तो मॉडरेट कैटेगरी, और मोर देन 10 है तो सीवियर कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शन हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से हमने आयोनाइज कैल्शियम किया। आयोनाइज कैल्शियम क्रिटिकल केयर के अंदर एक अच्छा मार्कर होता है प्रोग्नोसिस के लिए। तो जो केसेस हमने पाए मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं, उसके अंदर आयोनाइज कैल्शियम हमने कम पाया। उससे हमको एक पक्का इंडिकेशन मिल गया कि यस, वी आर डीलिंग विद अ सीरियस केस ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। अब इसी के साथ में कुछ मेटाबॉलिक कॉजेज होते हैं और कुछ इन्फेक्शन होते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं। तो उसके लिए हम सीआरपी करते हैं, सीबीपी करते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीरम एंटीजन टेस्ट करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। सीआरपी एक ऐसा इंडिकेशन होता है जो जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। वैसे ये किसी वायरल इन्फेक्शंस के अंदर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन हमने ये देखा जिनको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसमें रेस सीआरपी हमको हेल्प करता है अर्ली एंटीबायोटिक थेरेपी में। सीबीपी और प्लाज्मोडियम फैल्सीवरम चूंकि इंडिया में एक मलेरिया कॉमन है और 104 फीवर है, तो रूल आउट करने के लिए हम प्लाज्मोडियम फैल्सीवरम एंटीजन करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट ये स्टेटस देखने के लिए कि पेशेंट का क्या इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस है। तो इसको देखने से हम अर्ली इन्फेक्शंस को ट्रीट कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने से कोरोना वायरस को ट्रीट कैसे करना है, ये सब इन्वेस्टिगेशन एक मल्टीफोल्ड हमको हेल्प करते हैं। हम इन सब बायोकेमिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, कार्डियोलॉजिकल टेस्ट और बाकी सब बायोकेमिकल पैथोलॉजी के साथ में हम इस पक्की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं कि किस पेशेंट को हमको माइल्ड कैटेगरी में डालना है, किसको मॉडरेट में डालना है और किसको सीवियर में डालना है। तो उस हिसाब से इनकी बेड की पोजीशन डिसाइड कर देते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर पेशेंट्स को हम उन बेड्स पे लेटाते हैं जिस पे सेंट्रल ऑक्सीजन की पाइपलाइन हो, जिस पे सेंट्रल सक्शन की पाइपलाइन हो, जिसमें एक आईवी स्टैंड लगा हुआ हो ताकि हमको आईवी फ्लूइड या एंटीबायोटिक देने में आसानी हो, और इनको अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी पे हम ले जा सकें। और बाकी जो पेशेंट्स जो इन सब कैटेगरीज में फिट नहीं आते हैं उनको भी उसी वार्ड के अंदर रखते हैं ताकि वो चूँकि नॉर्मल होते हैं वो हेल्प करते हैं इन सीरियस पेशेंट्स के मोटिवेशन के अंदर। हम उनको लूडो खिलाते हैं, हम उनको गेम्स खिलाते हैं ताकि साइकेट्रिकली वो अपलिफ्ट हों। 15 दिन का समय निकालना एक आसान काम नहीं होता। और कुछ पेशेंट्स जो ऑक्सीजन लेते हैं उन्हीं के सामने उनको लगता है कि हम कल इनके जैसे होने वाले हैं, आज हम मेहनत कर लें, थोड़ा बैठ के ऑक्सीजन ले लें, प्रॉप्ड अप करके ऑक्सीजन ले लें।
रात को लेट के ना सोएं और बैठे बैठे ऑक्सीजन ले लें, उससे एक डेफिनेटली अर्ली डिफरेंस पड़ता है। तो जो पेशेंट्स हम माइल्ड लेते हैं उनको 2 लीटर्स पे रखते हैं, जो मॉडरेट में लेते हैं उनको 4 to 6 लीटर पे रखते हैं, और जो सीवियर होते हैं उनको हम 6 to 8 लीटर्स ऑक्सीजन पे रखते हैं। कोशिश ये करते हैं कि हम हमारा आईसीयू ओपन ना करें, कोशिश ये करते हैं कि किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट पे ना ले जाना पड़े, और कुछ हद तक इन दीज 200 पेशेंट्स वी आर सक्सेसफुल टू अ हायर लिमिट दैट माइल्ड के जब हम रिपीट सीटी स्कैन करते हैं और अर्ली ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो ये मॉडरेट फाइंडिंग पे सीटी स्कैन पे डिस्चार्ज के लायक हो जाते हैं, और जो मॉडरेट केसेस होते हैं वो सीवियर में सीटी फाइंडिंग्स में पहुंच जाते हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में नॉट इम्प्रूव, लेकिन बायोकेमिकल फाइंडिंग्स इनकी ग्रॉसली इम्प्रूव हो जाती है कि उनके एलडीएस लेवल्स कम आ जाते हैं, उनके फेरिटिन लेवल्स कम आ जाते हैं, एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी डिसाइड कि इन केस इवन इफ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आर देयर, if biochemical parameters have improved, the counts have come normal, the OTPT have come normal in 15 days, the ferritin level and LDS level have grossly reduced, we plan for their discharge looking to their ABG and looking to their SpO2. The SpO2 should be at room air minimum of 96. More than 96 is advisable. PaO2 of more than 92. हम इन पेशेंट्स का फिर 2 बार कोविड नेगेटिव करके टेस्ट करा के, जब इनका रूम एयर के ऊपर 96 के ऊपर होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सीटी फाइंडिंग्स ऑल्सो वी प्लान टू डिस्चार्ज देम। ओवरऑल जब तक कि हमारे पास में एंटीवायरल फॉर कोरोना, जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आता है, माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कि लेट अस सपोर्ट द ऑर्गन्स विच आर गेटिंग डैमेज in small manners, so that the gross damage doesn't happen and the patient doesn't land up into ICUs. The early oxygen therapy, early corrections of infection, early correction of hyperpyrexia by sponging, not giving any anti-inflammatory drugs, putting them early on oxygen therapy to the tune of 2 to 8 liters in different variety has definitely helped corona patients and reduce the mortality, reduce the ICU intake, reduce the patient for going for ventilation. I think this coronavirus is producing a silent hypoxia. It is insidious in nature. Actually what is happening is this coronavirus hits to a patient when the patient is asymptomatic. He is not in a situation to feel that he is diseased. Wherein coronavirus is hitting their lungs, hitting their liver. The time when they say that they have got dyspnea, it is too late. It is too late. What is important, the crux is to pick up early COVID and to put them onto treatment for early COVID treatment, diagnose and plan them. The time when you pick up that the patient has got dyspnea, you are already late. So once you put them onto early oxygen therapy in this disturbed hemoglobin, in this destructed RBC, in this destructed lung injuries, I strongly recommend that you can discharge corona each and every patient. I can say that there is no mortality of coronavirus. In case, if you pick them early, diagnose them what organs are damaged, put them into early therapy, react as fast as possible, they will not land up to ICU, they will not land up for ventilation. And ventilation and ICU treatment is not the choice of coronavirus patient. They are in fact a supportive treatment. What always a virus requires is the supportive treatment. I strongly recommend the routine anti-malarial, the routine antibiotic azithral, vitamin C, Zincovit, some calcium supplements with a good protein diet in the form of eggs, in the form of milk, a proper hydration by oral or IV fluid,
a proper monitoring of these patients, a proper psychiatric control of them, a proper counseling will definitely make 100% patients of COVID-19 to be discharged back to their homes. Thank you.